बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 24 अप्रैल का आगाज़ हो गया बुध के दिन का, लेकिन बात करेंगे 23 अप्रैल बरोज़ मंगल। बिलाखिर वो इजलास बुलाना पड़ गया है जो इजलास पिछले 1 साल से नहीं बुलाया जा रहा था। अगर आप एग्जैक्ट डेट देखें तो 350 रोज़ बाद वो बड़ी बैठक हुई है, वो बड़ा इजलास हुआ है, जिस इजलास को बुलाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस मुसलसल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब को कह रहे थे, लेकिन आमिर फ़ारूक साहब वो इजलास नहीं बुला रहे थे और अब भी उनको वो इजलास मजबूरन बुलाना पड़ा है। उसकी रीज़न ये है कि आपको पता ही है, इसका बैकग्राउंड के 25 मार्च को 6 अजीम जजेस ने, अपने हलफ से वफा करने वाले जजेस ने, जो ये समझते हैं कि वो जो उन्होंने हलफ ले रखा है उसके मुताबिक उनको काम करना चाहिए, वो कर रहे हैं। जो समझते हैं कि मेरिट पे उनको फैसले देने चाहिए, जो चाबी वाले खिलौने नहीं हैं, जो आलाकार नहीं हैं, जो सहूलतकार नहीं हैं, जिनकी जो है कोई वीडियोस ऐसी नहीं हैं, जिनके कोई करप्शन की फाइलें ऐसी नहीं हैं कि वो कंप्रोमाइज़्ड हों। तो इसलिए उन 6 अजीम जजेस ने, इन 6 जजेस ने वो लेटर लिखा और लेटर में वो सब कुछ लिख दिया जो कुछ उनके साथ हो रहा है, जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है। इस लेटर के बाद आपने देखा था कि काजी फाइज ईसा साहब ने शहबाज शरीफ और नून लीग के साथ मिलके, हुकूमत के साथ मिलके इस मामले को किस तरफ लगाने की कोशिश की। उन्होंने एक कमीशन बनाया और बनवाया, वो फिर कमीशन के सदर हुसैन जलानी साहब ने इनकार कर दिया, फिर इनको 100 मोटो लेना पड़ गया, फिर 3 अप्रैल को उन्होंने समाअत की। 3 अप्रैल के बाद एक लंबी तारीख डाल दी 29 अप्रैल की। अब खैर 30 अप्रैल है वो, लेकिन एक लंबी तारीख डाल दी और यानी उनके नज़दीक इस वक्त जो है वो लाहौर में जाके खाने खाना, कराची में जाके खाने खाना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि जो एक पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी तादाद में हाजिर सर्विस जजेस ने जो इतनी बड़ी चीज़ लिखी है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। उनके लिए इम्पोर्टेंट लाहौर और कराची के दौरे हैं और विज़िट्स हैं। तो सारा कुछ नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है। और इसको इस तरह से कहा जा रहा है कि काजी साहब क्यों लाहौर चले गए हैं, कराची चले गए हैं। तो कहा जा रहा है कि काजी साहब ने हुकूमत को टाइम दिया है कि इस दौरान ही आप मेरी एक्सटेंशन का बिल पेश कर दें। अगर आप कर देंगे तो वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो फिर चीज़ें मुख्तलिफ भी हो सकती हैं। गो के मैं नहीं समझता कि चीज़ें मुख्तलिफ हो सकती हैं, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा है जो हुकूमती ज़राए बताते हैं जिसके बाद मुमकिन नहीं है कि काजी साहब हुकूमत के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ कोई चीज़ कर सकें, क्योंकि उन्होंने जब से चीफ जस्टिस बने आज तक की भी नहीं है और वो कर भी नहीं सकते और वो करेंगे भी नहीं। लेकिन ये है कि इस हवाले से बताया जा रहा है कि काजी साहब इसलिए उन्होंने मैसेज दिया है क्योंकि हुकूमत की तरफ से बताया गया कि कहीं से थोड़ा सा एक आ रहा है कि अभी आप रुक जाएं, एक्सटेंशन के लिए बिल पेश ना करें आईनी तरमीम का। तो इसलिए टाइम दिया जा रहा है, क्योंकि वो केस भी नहीं लगाया जा रहा जो मखसूस नशिस्तों वाला है, क्योंकि अगर वो मखसूस नशिस्तों वाला केस लग गया तो फिर शायद काजी साहब को जो है वो अगर ये 2 जजेस जो हैं, क्योंकि 3 रुकनी जो कमेटी है उसने जो है वो बेंच बनाना है, लेकिन ये भी देखना होगा कि क्योंकि वो पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर अपील है तो फिर तो वो काजी फाइज ईसा साहब ने करना है, क्योंकि वो 184(3) नहीं है। लेकिन कुछ मामला तहरीक इंसाफ के 184(3) के तहत भी आए हुए हैं, तो 184(3) में जो बेंच बनाना है वो 3 जजेस ने बनाना है, काजी फाइज ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब। तो तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं मंसूर अली शाह साहब भी अपने हलफ से वफा करने की तरफ जाएंगे और शायद किसी मौके पे वो मुनीब अख्तर साहब के साथ इत्तफाक करते हुए कोई ऐसा बेंच बना दें जो वाकई आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, और जिस बेंच में शामिल जजेस अपने हलफ के मुताबिक जो है वो फैसला दे दें। गो के तहरीक इंसाफ को जो बहुत से वकला हैं वो ये भी कह रहे हैं कि आप ये तवक्को मत रखें, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब के बाद जो मंसूर अली शाह साहब हैं वो काजी फाइज ईसा साहब भी आप भूल जाएंगे जब मंसूर अली शाह साहब आएंगे। ये भी कुछ वकला की राय है। अब क्या होगा ये अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। जब मंसूर अली शाह साहब आके बेंच में जब आके बतौर चीफ जस्टिस बैठेंगे, अगर काजी फाइज साहब की एक्सटेंशन नहीं होती तो अक्टूबर में बैठेंगे, अदरवाइज़ फिर 2 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा। 2 साल बाद वो आके और चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठेंगे और 2 साल फिर मामला उसी तरह से चलेंगे जिस तरह से पिछले 6 माह में चलाए जा रहे हैं, चलवाए जा रहे हैं, वही कुछ होगा। तो अब आमिर फ़ारूक साहब ने इजलास नहीं बुलाना था, लेकिन वो इसलिए बुलाना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन थी कि 25 अप्रैल तक जो हाई कोर्ट्स हैं वो फुल कोर्ट इजलास बुलाएं और वो अपनी तजावीज़ भिजवाएं सुप्रीम कोर्ट को। तो अब जो बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है, जो बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है वो ये हुआ है, 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई हैं और ये हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब और एहतशाम कियानी साहब, इन दोनों के मैंने वीलॉग सुने हैं, इन्होंने रिपोर्ट किया, इन्होंने खबरें ब्रेक की। सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो ये है कि देखें, एक तो डेवलपमेंट ज़ाहिर है, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट ही है कि आमिर फ़ारूक साहब की मौजूदगी में
ये इजलास होना, आमिर फारूक साहब के इस इजलास को बुलाया इन्होंने गो के मजबूरन है, क्योंकि आमिर फारूक साहब भी मरकज़ी किरदार हैं। जो 6 जजेस का लेटर है वो गिर्द घूमता है आमिर फारूक साहब के। पहली मरतबा जो उन्होंने मई 9 या 10 मई को लिखा था या 12 मई को लिखा था, यानी मैंने वो क्योंकि उस वक्त लेटर में देखी तारीख, तो उसके मुताबिक जो मैंने दिन गिने हैं 350 रोज़ बाद आमिर फारूक साहब ने ये फुल कोर्ट इजलास बुलाया है। ये मुसलसल 1 साल से ये जजेस 6 कह रहे थे कि आप फुल कोर्ट बुलाएं, आप फुल कोर्ट इजलास बुलाएं, आप इन चीज़ों को डिस्कस करें, लेकिन आमिर फारूक साहब जो है वो फेस नहीं कर सकते थे, ज़ाहिर है। और फिर आमिर फारूक साहब ने ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सारे जजेस लगाए हैं जो इमरान खान के केसेस जिन्होंने सुने, जिन्होंने इमरान खान को सज़ाएं सुनाई हैं, वो सब के सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आमिर फारूक साहब ने ही अपॉइंट किए थे, जिन्होंने इमरान खान को सज़ाएं सुनाई हैं 3 केसेस में, बल्कि 4 केसेस में। 4 सज़ाएँ जो इमरान खान साहब को हुई हैं, हुमायूं दिलावर हों, इसके अलावा जितना ये सारे जजेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट आमिर फारूक साहब के ही लगाए हुए थे। तो बहुत कुछ इन जजेस ने बताया था आमिर फारूक साहब को कि अतार अबानी साहब के हवाले से बताया था, जो एक अपराइट जज थे, जिन्होंने कहा था कि जो इद्दत में निकाह वाला केस है उस पर उन्होंने कहा था कि नसर मिनल्ला साहब का जो फैसला है कि ये दरख्वास्त नाकाबिल समात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, अपील में मैं इसको कलअदम नहीं करूँगा और वापस किसी और जज के पास नहीं भेजूँगा। और फिर अतार अबानी साहब के साथ जो कुछ हुआ वो ये आवाज़ उठाते रहे। फिर अतार अबानी साहब को हटा के जिस जज को सेशन जज लगाया गया उसके हवाले से इन जज के तहफ़्फ़ुज़ात थे। फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया है, पैसा भी बहुत चल रहा है, जजेस ब्लैकमेल भी हो रहे हैं, जजेस जो है वो कंप्रोमाइज़ भी हैं, ये सारी चीज़ें जजेस उठाते रहे। लेकिन आमिर फारूक साहब ने बिल्कुल कुछ नहीं किया। ये जजेस अपने हवाले से बताते रहे कि किसको कैसे अप्रोच किया गया, लेकिन इस पर भी आमिर फारूक साहब ने उनको कहा कि जी साड़ी गल हो गई है, अब ऐसा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद वो चीज़ें होती नहीं, कोई कार्रवाई आमिर फारूक साहब ने नहीं की। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आमिर फारूक साहब जो इस सारे केस और इस लेटर के मरकज़ी किरदार हैं, उनकी मौजूदगी में ये इजलास हुआ है। लेकिन इसमें बड़ी पेशरफ्त यह है कि मुतफ़िका तौर पे जो आलामी आया उसके मुताबिक यह है कि, और हमारे इन दोस्तों ने साकिब बशीर साहब और एहतशाम कियानी साहब ने और हुसैन चौधरी साहब ने जो ट्वीट्स किए उसके मुताबिक यह है कि मुतफ़िका तौर पे तजावीज़ जो हैं ये हाई कोर्ट के जजेस देंगे, यानी 8 के 8 जजेस मुतफ़िका तौर पे तजावीज़ देंगे, सुप्रीम कोर्ट को भिजवाएंगे कि कैसे मुदाखलत को रोकना है, अदलिया के अंदर एग्जेक्टिव की इदारों की मुदाखलत को कैसे रोकना है। और इसमें एक तो ये बड़ी ख़बर है कि मुतफ़िका हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि बताया गया है, जो रिपोर्ट हुआ है कि रजिस्ट्रार जो हाई कोर्ट के हैं उनको नहीं बैठाया गया, जजेस खुद बैठे और आपस में उन्होंने बातचीत की। और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि इमरान खान साहब का केस सुनने वाले जज जो अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनको वापस लाहौर हाई कोर्ट भिजवाने का फ़ैसला हुआ है। इस पर मैं बाद में आता हूँ, इस पर ज़रा डिटेल में बात करते हैं कि मामला और माजरा क्या है, किस तरह से है। लेकिन इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये हुआ है कि कोई किसी तरह का कोई जो बताया जा रहा है कि बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में हुआ है। और क्योंकि देखें आमिर फारूक साहब जो हैं, आमिर फारूक साहब के हवाले से जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं उस 6 जजेस के लेटर में, उसमें तो उनका मिसकंडक्ट बड़ा, वकुला कहते हैं कि बड़ा क्लियर उनका मिसकंडक्ट है। और वकुला का ये भी कहना है कि अगर कोई रेफरेंस उनके खिलाफ दायर होता है, और काजी फाइज़ ईसा साहब ये भी देखना होगा कि काजी फ़ाइज़ साहब तो ज़ाहिर है वो बैठेंगे, लेकिन क्योंकि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का बहुत एक कुर्बत बताई जाती है आमिर फारूक साहब के साथ कि बड़ी ज़ाती किस्म की दोस्ती है उनकी, तो क्या ज़ाती दोस्ती में आप बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन काजी साहब बैठेंगे, वो नहीं उठेंगे, क्योंकि काजी साहब और आमिर फारूक साहब और नईम अफ़गान साहब जो हैं जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए, इन तीनों पे नून लीग की हुकूमत ने बड़ा एतमाद और बड़ा भरोसा और बड़ा मतलब इनके साथ बड़ी उनकी नून लीग की एक आप समझ लें कि वो समझते हैं कि नज़रियाती तौर पे जो नून लीग समझते हैं, जो वो सोचते हैं वही ये जजेस सोचते हैं। तो इसलिए इन 3 मज़ीद जजेस पे मुश्तमिल नून लीग ने कमीशन बनाया था। जब PDM का पिछला दौर हुकूमत था उसमें हुकूमत ने इन 3 जजेस काजी फ़ाइज़ बंदयाल साहब के दौर में काजी फ़ाइज़ ईसा साहब और आमिर फारूक साहब और नईम अख्तर अफ़गान साहब पे मुश्तमिल नून लीग ने एक कमीशन बनाया था। और उस कमीशन को उन्होंने कहा था कि ऑडियोज़ के हवाले से आप जो है वो मामला को देखें। तो बड़ा मतलब आमिर फारूक साहब और काजी फ़ाइज़ साहब को उस वक्त हमने देखा था जब कुछ समातें हुई थी तो उनकी कितनी आपस में कुर्बत है। तो ये भी एक बड़ा जो है वो सवाल है। फिर एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि बताया जा रहा है कि जो एजेंसीज़ की के एहलकारों का दाखिला है उस पर अदालत में, अहाता अदालत में उनके आने पर जो है वो पाबंदी लगा दी जाए। ये बात भी जो है वो ज़रा से सामने आ रही है। लेकिन ज़ाहिर है ये मैं आपको बताऊँ ये चंद एक चीज़ें सामने आई हैं, बहुत कुछ होगा वो तो जब वो ड्राफ्ट सामने आएगा, जो ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा जाएगा, क्योंकि इस पे नेक्स्ट वीक में बड़ी हैपनिंग होगी, क्योंकि 30 को ये समात है
और इसमें अभी तक तो फुल कोर्ट की कॉज लिस्ट नहीं आई, लेकिन फुल कोर्ट ये हेयरिंग है उसमें याहिया अफरीदी साहब पहले ही बेंच से अलग हो चुके हैं, तो वो होंगे नहीं। तो 14 जजेस जो है वो बैठ के सुनेंगे और काजी फाइज ईसा साहब जिन्होंने पहले वो सोमोटो नहीं ले रहे थे तो वही सरबराही करेंगे, क्योंकि वो सोमोटो इसलिए नहीं ले रहे थे कि वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ के ही ज़िम्मे लगाते हैं। शहबाज शरीफ बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़े खूबसूरत इंसान हैं, बड़े शायद वो भी ये समझते हैं कि सुबह जल्दी जाग जाते हैं और ये क्राइटेरिया है। और वो काजी साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ जाने उसका काम जाने, वो उनसे बेहतर बंदा नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा इस पे सवालात उठे, बहुत तनकीद हुई कि जिनके हवाले से जजेस इंकशाफात कर रहे हैं, जिनके हवाले से जजेस बता रहे हैं कि वो ये सारा कुछ करवा रहे हैं, या जो सारा कुछ इन जजेस के साथ हो रहा था उसके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ और नून लीग हैं, उसी नून लीग को काजी फाइज साहब ने बैठ के कहा कि जनाब ये आपने करना है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अब ये बताया जा रहा है कि एजेंसीज़ के जो अहलकार हैं उनके हाथ अदालत में दाखिले पर पाबंदी होगी। और लेकिन सवाल तो ये भी है कि एजेंसीज़ के अहलकार आएँ या ना आएँ, इन जजेस ने एक फ़ैसला भेजा था आमिर फ़ारूक साहब को और वो पहुँच एजेंसीज़ के पास गया था। ये भी बड़ा सवाल है कि आमिर फ़ारूक साहब के ऑफिस से कैसे वो फैसला एजेंसीज़ के पास पहुंच गया था, फिर एजेंसीज़ ने उन 2 जजेस को अप्रोच किया और जो कुछ हुआ वो उस लेटर में लिखा हुआ है। फिर एक और चीज़ जो बताई जा रही है वो ये है कि ये फैसला हुआ है कि इदारा जाती रिस्पॉन्स होगा, यानी जो एक तो मैंने आपको बता दिया कि एहलकारों के दाखिले पर पाबंदी एजेंसीज़ के, और जो इदारा जाती रिस्पॉन्स और अबुल हसनात मोहम्मद जुल्कुरनैन को वापस भेजने वाला मामला, मुतफ़िका राय देने वाला, और ये जो इदारा जाती रिस्पॉन्स है ये क्या हो सकता है। इसमें यही है जो हो सकता है वो ये है कि ये मैकेनिज़्म तय हो जाए, ये तजवीज़ अपनी भेजें और फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे मुनसर है कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। तो ये हो सकता है कि फ़ैसला ये हो कि मतलब पीछे जो कुछ हुआ है उसकी इंक्वायरी होती है नहीं होती, क्योंकि इन जजेस के पास सारे सबूत मौजूद हैं। लेकिन फिर फ्यूचर में ये है कि अगर कोई एजेंसी का एहलकार किसी जज को डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच करता है तो उसको फिर कंटेम्प्ट नोटिस किया जाए, तौहीन अदालत की उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि यही इन जजेस ने लिखा था। इन जजेस ने लिखा था कि हमें अप्रोच किया जा रहा है, इस तरह से किया जा रहा है हमारे साथ, हमारे बेडरूम्स में, हमारे घरों में कैमरे खुफिया लगाए गए हैं, हमारी फैमिली मेम्बर्स को उठाया जा रहा है, हमारे फैमिली मेम्बर्स को डराया जा रहा है, हमारे खिलाफ ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है, ये किया जा रहा है। तो आप हमें बताएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बताए कि हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए। तो अगर ये तय हो जाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए तो ये एक बड़ा फैसला जो है वो होगा। और फिर आप ये भी देखें कि ये 6 जजेस तो डट गए हैं और अब अतर मिनल्ला साहब और बाबर सत्तार साहब के खिलाफ उनकी फैमिलीज़ के हवाले से चीज़ें लीक की जा रही हैं, जारी की जा रही हैं, और ये वही सहाफ़ी हैं और वही सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, और ये वो अकाउंट्स हैं जिनको मरीम नवाज़ साहबा फॉलो करती हैं। ये वही अकाउंट्स हैं जो काजी फाइज़ साहब की बतौर सोशल मीडिया काम करते हैं कि जैसे किसी ने सोशल मीडिया टीम बनाई हुई हो, उस तरह से जो है वो काम करते हैं। और ये काजी साहब की तारीफ़ें करते हैं, उन पे तनकीद करने वालों को गालियाँ देते हैं, अतर मिनल्ला साहब को गालियाँ देते हैं, बाबर सत्तार साहब को गालियाँ देते हैं, उनकी फैमिलीज़ की चीज़ें ये सोशल मीडिया पे लगा रहे हैं, बड़ी झूठी चीज़ें कर रहे हैं, और इस पे कोई किसी तरह की ना JIT बनी है ना इनको नोटिस किए जा रहे हैं। बल्कि यहाँ तक बताया जा रहा है, मैं कोशिश करूँगा लाहौर के दोस्तों के ज़िम्मे लगाऊँ कि अब ज़ाहिर है इतनी चीज़ें आ रही होती हैं, इसको मैं वेरीफाई करूँगा। यहाँ तक सामने चीज़ें आ रही हैं कि काजी फाइज़ ईसा साहब अभी जब लाहौर गए हैं तो अतर मिनल्ला साहब को गालियाँ देने वाले और बाबर सत्तार साहब के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने वाले जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी बताया जा रहा है कि मुलाकात हुई है एक, और किसकी हुई है ये मतलब डायरेक्ट चीफ जस्टिस साहब की हुई है, उनके करीबी शख्सियात लोगों में से किसी की हुई है, किसी और सुप्रीम कोर्ट के जज से उनकी मुलाकात हुई है। ये चीज़ इसको देखना होगा कि ये बात भी सामने आ रही है कि कोई अहम मुलाकात यूट्यूबर्स के साथ चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब की या किसी अहम अदालती शख्सियत की, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि लाहौर में अहम अदालती शख्सियत, तो वो फिर ज़ाहिर है अहम अदालती शख्सियत तो काजी फाइज़ ईसा साहब का विज़िट हुआ है तो उस तरफ नज़रें जाती हैं, ख्याल जाता है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ यूट्यूबर्स जो बहुत गलम गलोच कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान को और अतर मिनल्ला साहब को, बाबर सत्तार साहब को और उन सहाफ़ियों को जो काजी फाइज़ साहब पे तनकीद कर रहे हैं, तो उनके साथ बताया जाता है कि एक अहम मुलाकात जो है वो लाहौर में हुई है। खैर इसको हम करेंगे कंफर्म, इस पे मैं लाहौर के दोस्त जो हैं हमारे उनके ज़िम्मे लगाऊंगा कि सारी चीज़ को चेक करें और ज़रूर अपडेट करें। तो ये एक मामला है, क्योंकि देखें ना अभी एक चीज़ हुई थी, आपने देखा कि 22 अप्रैल को अचानक ये ख़बर आती है कि PTI की काबीना में शामिल जो वज़ीर थे उनमें से बहुत बड़ी तादाद के नाम जो हैं वो ECL से निकाल दिए गए। अच्छा, ये क्यों निकाले गए? उन ECL से निकाले गए नामों की वजह ये 6 जजेज़ हैं। ये 6 जजेज़ इसलिए हैं, ये और 7वें जज मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब साहब हैं, क्योंकि ये 7 जजेज़ अपने हलफ पर चल रहे हैं, अपने हलफ से वफा कर रहे हैं। तो इनके सामने बोगस केसेस, झूठे केसेस, मनगढ़ंत केसेस में जो गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर नाम ECL में डाले गए हैं, जो भी मामले इनके सामने आ रहा है, ये
बहुत सख्त ऑर्डर्स कर रहे हैं और इनकी वजह से नाम ईसीएल से निकल रहे हैं। अब जब 4-5 लोगों के फैसले आ गए हैं तो पीटीआई को भी पता चल गया है, सबको ये बात पता चल गई है कि जिसका नाम भी ईसीएल में है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाए, 100% उसको इंसाफ मिलेगा, क्योंकि ये 6 जजेस जो हैं, वो 7 जजेस जो हैं, वो अपने हलफ से वफा कर रहे हैं। और जब भी कोई जज हलफ से वफा कर रहा हो तो फिर कोई मसला नहीं है, आप उसके सामने केस लेके जाएंगे, आपका केस ठीक है तो आपके हक में फैसला आएगा। फिर आप एक चीज़ ये भी देखें कि इन जजेस के खिलाफ जो कंपेन चलाई जाती है कि ये रिलीफ दे रहे हैं, ये रिलीफ दे रहे हैं, ये रिलीफ दे रहे हैं, नहीं, जब केसेस ही 100 नहीं 110% झूठे हैं, जब कार्रवाइयाँ ही झूठी हैं, जब नाम ही गलत डाले गए हैं, तो ज़ाहिर है उन्होंने यही फैसला देने कि गलत है। तो अब आप ये कहेंगे कि यो फलाना फैसला भी दे दिया पीटीआई के हक में, फलाना भी दे दिया, फलाना भी दे दिया, ये भी इमरान खान के हक में कर दिया, ये भी इमरान खान के हक में कर दिया। भाई जब आप इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ 250-300 झूठे इकदाम करेंगे, झूठे केसेस करेंगे, तो फिर यही होगा। जब 250 झूठे केसेस होंगे तो 250 फैसले आने हैं उनके हक में, और वो आने हैं और आइन और कानून के मुताबिक जजेस ने अपने हलफ के मुताबिक उनके हक में फैसले देने हैं। ऐसा नहीं है कि इमरान खान को रिलीफ देना है। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब जब इन्होंने देखा कि एक एक करके नाम ईसीएल से निकलते जा रहे हैं, इन्होंने एक ही बार सारों के निकाल दिए, बड़ी तादाद के निकाल दिए, और कहा कि जनाब ये हम इसलिए निकाल रहे हैं कि हम बड़ा मतलब ये तासुर दिया कि नहीं, चीज़ें हम ज़रा कूल डाउन करना चाह रहे हैं। और फिर एक तो जो भी हटानी थी 21 अप्रैल से जो खिलवाड़ हुआ है, जो बेशर्मी की सारी हदें पार की गई हैं, तो इसलिए जो है वो ये किया गया है। जो कुछ हुआ है 21 अप्रैल को, उससे तो जो हटाने की भी एक कोशिश थी 22 अप्रैल को ईसीएल से नाम निकालने की, लेकिन उसकी कोई हैसियत नहीं है, क्योंकि वो इन्होंने ख़ुद नहीं किया। वो ये इनको नज़र आ रहा था हाई को निकालती जा रही है, तो उन्होंने कहा हम ही निकाल दें एक ही बार। तो बाकी भी जिस इसके नाम स्टॉप लिस्ट में हैं, जिस इसका नाम ईसीएल में है, वो जिसका मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएगा 100% उनके नाम ईसीएल से निकलेंगे, 100% उनके नाम स्टॉप लिस्ट से निकलेंगे। क्योंकि वहाँ पर हाँ, अगर आमिर फारूक साहब के पास लग गया, फिर कुछ अर्सा उनको वेट करना पड़ेगा। क्यों कुछ अर्सा क्यों कह रहा हूँ वेट करना पड़ेगा? क्योंकि आमिर फारूक साहब जब वो केस सुन रहे होंगे 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद जब वो डिसाइड करेंगे, या तो वो डिसाइड करेंगे कि नाम निकाल दिया जाए तो अच्छी बात है। अगर वो कहेंगे कि नहीं निकालना चाहिए और वो फैसला देंगे, फिर इंट्रा कोर्ट अपील हो जाएगी 2 जजेस के बाद, फिर वो कोई भी 2 जजेस हों 7 में से, फिर आमिर फारूक साहब का फैसला 100% कलअदम होगा और नाम स्टॉप लिस्ट से या ईसीएल से जो है वो निकाल दिया जाएगा। तो ये जनाब बड़ी डेवलपमेंट है। 350 रोज़ बाद ये इजलास बुलाया गया है, मजबूरन बुलाया गया है, और तजावीज़ मुतफ़िका बताया गया है कि जाएंगी। तो अब वो तजावीज़ जब सामने आएंगी तो उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सबका हमें नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।